हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर, लाइफ एंड मिशन। बाबा साहब को तो इसका अंदेशा पहले से ही था। स्वयं कांग्रेस के नेताओं को भी आशंका थी, लेकिन गांधी जी का आदेश था, इसलिए सभी उसमें कूद पड़े और सॉरी आखिरकार असफल हुए। गांधी जी ने इस असफलता को अनुभव करते हुए 10 फरवरी 1943 को पुणे के आगा खां महल में 21 दिन का उपवास शुरू कर दिया। दरअसल वह उन दिनों आगा खां महल में ब्रिटिश सरकार की ओर से उन्हें नजरबंद रखा गया था और राजनीतिक प्रेक्षकों का ऐसा मानना था कि इससे उन्होंने दुनिया की नजरों व खबरों में आकर नजरबंदी से मुक्त होने का दावा खेला था। देश में गांधी जी के इस हथियार का जोरदार असर हुआ। पूंजीपतियों के अखबारों ने भी इस मुद्दे को खूब उछाला। फिर क्या था, देश के कोने कोने से गांधी जी को नजरबंदी से मुक्त करो और गांधी जी को बचाओ की आवाजें उठने लगी। यही नहीं, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों पर त्यागपत्र देने के दबाव पड़ने लगे। इस कारण सदस्यों में माधवराव अणे, होमी मोदी और नरेंद्र नाथ सरकार ने त्याग पत्र दे दिए। डॉक्टर अंबेडकर जी और हिंदू महासभा के जे.पी. श्रीवास्तव ने ऐसा नहीं किया। इनके इस्तीफे की खबर सुनकर गांधी जी मुस्कुरा दिए। इस्तीफा न देने से डॉक्टर अंबेडकर की लोकप्रियता में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके कुछ दिनों बाद बाबा साहब ने 51वें जन्मदिन के अवसर पर भाषण देते हुए कानून विशेषज्ञ चिमनलाल शीतलवाड़ ने डॉक्टर अंबेडकर की स्वाभाविक बुद्धिमत्ता, साहस और धैर्य की भूर प्रशंसा की। देश में राजनीतिक गतिरोध सरकार ने नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम विरोध ने पैदा किया था। मुसलमानों द्वारा अलग राष्ट्र की मांग कर ली थी। आखिर उपवास के बाद स्वास्थ्य कारणों से गांधी जी को आगा खां महल पूना से रिहा कर दिया गया। पूना से वह पंचगनी चले गए। लेबर मिनिस्टर के रूप में बाबा साहब दिन रात मजदूरों के कल्याण की योजनाएं बनाने तथा कानून के जरिए सुविधाएं दिलाने की भरसक कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वह मजदूरों की पीड़ाओं से अच्छी तरह से वाकिफ थे। स्टैंडिंग लेबर कमेटी के सदस्य बाबा साहब पहले से ही थे। 7 मई 1943 को डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में स्टैंडिंग लेबर कमेटी की मीटिंग हुई। इसमें मजदूर, सरकार व मालिक सबके प्रतिनिधि थे। इस मीटिंग में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई। वह यह कि युद्ध सामग्री बनाने का काम करने वाले कारखाने में व उद्योग केंद्रों में मजदूर प्रबंध कमेटियां बनाई जाए, जैसे कि ब्रिटेन व अमेरिका में ऐसी व्यवस्था थी। दूसरा मुद्दा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस स्थापित करना था। इसका मकसद अलग अलग सरकारी योजनाओं के तहत शिक्षा प्राप्त करने वाले तकनीकी या गैर कानूनी कामगारों को काम दिलाना, ताकि ट्रेनिंग लेने के बाद उन्हें बेरोजगार के रूप में भटकना नहीं पड़े। कमेटी की अगली बैठक 6-7 सितंबर 1943 को दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए
योजनाबद्ध नीति अपनाने की सिफारिश की गई। महान समाज सुधारक महादेव गोविंद रानडे की जन्म शताब्दी समारोह के तहत 19 जनवरी 1943 को पुणे के गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में एक बड़ी सभा हुई, जहां बाबा साहब ने जो भाषण दिया वह अब तक के दिए भाषणों में विशेष महत्व का था। उन्होंने शुरू में महापुरुषों की महानता के मूल्यांकन के आधार का वर्णन किया। रानडे के संबंध में कहा कि वह हर लिहाज से श्रेष्ठ पुरुष थे। उन्होंने सारे जिंदगी सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष में गुजारे थे और हिंदू समाज में सामाजिक न्याय के लिए चेतना पैदा कर सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना में निरंतर प्रयास करते रहे। रानडे की तुलना गांधी व जिन्ना के साथ करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि गांधी व जिन्ना के मुकाबले में ऐसा कोई अहंकारी नजर नहीं आता है। इनके लिए खुद का गुणगान, महत्व व अधिकार बढ़ाना ही सब कुछ है और देश की समस्या तो खेल के एक प्यादे के समान है। दोनों ही चापलूसी करने वाले लोगों से स्तुतियां सुनकर मग्न हो जाते हैं और अपने आप को दोषों से मुक्त तथा अमर होने का दावा करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भारत में पत्रकारिता एक मिशन होता था, लेकिन अब अखबार चलाना एक व्यापार हो गया है। कांग्रेस समर्थक अखबारों में तो इनके नेताओं के झूठे गुणगान के सिवा कुछ नहीं होता। अंत में कहा कि किसी महापुरुष या नेता के प्रति सम्मान जताना, प्रशंसा करना एक अलग बात है, लेकिन अपने नेता का अनुसरण करना दूसरी बात है। बाबा साहब का यह लंबा भाषण कुछ दिनों बाद रानडे गांधी और जिन्ना के नाम से किताब के रूप में सामने आया और अन्य ग्रंथों की तरह यह भी खूब चर्चित रहा। इस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर ने आगे लिखा, मैं अत्याचार, अन्याय और झूठे दिखावे, ढोंग और छल कपट से घृणा करता हूँ और मेरी घृणा की चपेट में वे सारे लोग आ जाते हैं जो इन बुराइयों से ग्रस्त हैं। मैं अपने आलोचकों को यह बता देना चाहता हूँ कि मैं अपनी घृणा को एक वास्तविक शक्ति मानता हूँ, इसलिए यह घृणा उस असीमित प्रेम का सबूत है जो मैं अपने उन उद्देश्यों के लिए अपने मन में रखता हूँ जिन पर मैं विश्वास रखता हूँ और मैं इसके लिए शर्मिंदा नहीं हूँ। मैं यह बात फिर से दोहराना चाहता हूँ कि यदि मैं गांधी और जिन्ना से घृणा करता हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं उनसे घृणा करता हूँ। मैं उनसे घृणा नहीं करता, बल्कि केवल उनको नापसंद करता हूँ। मेरी इस नापसंदी का कारण यह है कि मैं अपनी मातृभूमि भारत से उनसे अधिक प्यार करता हूँ। एक सच्चे देशभक्त का यही विश्वास है कि मुझे आशा है कि एक न एक दिन मेरे देशवासी इस सच्चाई को जान जाएंगे कि देश किसी भी एक व्यक्ति से बड़ा होता है और फिर यह सीख सकेंगे कि गांधी और जिन्ना की पूजा और मातृभूमि की सेवा दोनों अलग अलग बातें हैं। इसलिए हो सकता है कि ये एक दूसरे से विपरीत भी हों। बाद में बुद्ध की शरण जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने घृणा को शक्ति बताते हुए कहा कि दरअसल यह घृणा उनके अंतर्मन से नहीं थी, बल्कि यह तो वैचारिक नापसंदी थी। समता, स्वतंत्रता व बंधुत्व यानी लोकतंत्र विरोधी धर्म।
देश दुनिया में दलितों का दर्द सुनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी मौका मिलता वह चूकते नहीं थे। दिसंबर 1942 को एक बार फिर ऐसा सुअवसर मिला। कनाडा की पैसिफिक रिलेशन कमेटी ने डॉक्टर अंबेडकर से अनुरोध किया कि वह क्यूबेक में होने वाली सभा में भारत के अछूत विषय पर एक पेपर पढ़े। बाबा साहब ने बहुत लगन से लेख को लिखा, लेकिन किसी कारणवश उस कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं ले पाए। इसलिए अपने सहयोगी यन शिवराज को क्यूबेक भेजा, जिन्होंने वहां पर पेपर पढ़ा। बाद में यह विस्तृत पेपर गांधी और अछूत समाज का कल्याण, मिस्टर गांधी एंड द इमैन्सिपेशन ऑफ द अनटेबल्स नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया, जो काफी प्रसिद्ध हुई। इस ग्रंथ के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, साम्राज्यवाद, जातवाद, सैम टिकट वाद से दो देशों व नागरिकों के बीच क्रूरता व निर्दयता पैदा होती है। इसलिए युद्ध के साथ ही इन विकराल समस्याओं का नाश करना ही है। युद्ध की राख से एक नया व सुंदर संसार बनाना है। लेकिन मुझे आशंका है कि अछूतों की समस्याएं भुला दी जाएंगी, जैसे पहले होता आया है। नाजियों द्वारा यहूदियों पर किए जा रहे अत्याचारों की तरह ही हिंदुओं द्वारा अछूतों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। वहाँ सैनिकवाद है, यहाँ सनातनवाद है। यहाँ के अत्याचार वहाँ से किसी भी तरह आगे व कम नहीं है। इसलिए दुनिया के लोग जिस तरह अन्य देशों के दलितों शोषितों पर ध्यान देते हैं, वैसे ही भारत के अछूतों की गुलामी की बेड़ियां तोड़ कर उन्हें आजाद करने के लिए कोशिश करें। दुनिया में दासों, निग्रो और यहूदियों की समस्या से भी बड़ी अछूतों की समस्याएं हैं। मुझे आशा है कि इस शोध पत्र को जानने के बाद शांति सम्मेलन अछूतों की समस्या पर विशेष ध्यान देकर न्यायालय में इसका जवाब देना होगा। पत्र में अमेरिकी समाज को सचेत किया कि वह कांग्रेस के हिंदू प्रचार के मुंह के जाल में ना फंसे, बल्कि कांग्रेस से यह विश्वास प्राप्त कर ले कि उनका यह संघर्ष अछूतों के कल्याण का विरोधी नहीं होगा। इस विस्तृत रिसर्च पेपर में कहा गया कि अनुसूचित जातियों के लोग हिंदुओं से अलग हैं, इसलिए वे किसी ऐसे समाधान को स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें इनकी मांगें शामिल नहीं की जाएंगी। उन प्रमुख मांगों में बजट में दलितों की शिक्षा के लिए बजट रिजर्व रखना, स्टेट व सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरियों में संख्या, आवश्यकता व महत्व के अनुसार रिजर्वेशन देना, दलितों को बोर्डों व कमीशनों में नियुक्त करना, न्यायपालिका, पुलिस और रेवेन्यू विभाग में भर्ती करना, लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन देना, पृथक चुनाव द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देना, दलितों के अलग गांव बसाए जाएं और इसके लिए कमीशन का गठन किया जाए, हिंदू राज में होने वाले अत्याचारों को रोकथाम के लिए कानून बने, आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था और छुआछूत को मिटाने के लिए तेज प्रयास किए जाए। सवर्ण हिंदुओं ने
दलितों की इन मांगों को का कड़ा विरोध किया तो डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब में कहा, हिंदुओं में रूढ़वादी जन्मजात है। हिंदू धर्म समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व यानी लोकतंत्र का विरोधी है। दुनिया के कई भागों में भी गैर बराबरी मौजूद है, जिसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन वहाँ सामाजिक आर्थिक असमानता को वहाँ के धर्म का संरक्षण प्राप्त नहीं है। 17 जनवरी 1943 में सूरत के नागरिकों के सिविल पायनियर रैली में भाग लिया। वहां डॉक्टर अंबेडकर ने सैनिक शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि जब भारतवासी स्वतंत्र हो जाएंगे तो पूरी तरह से ट्रेनिंग लिए हुए सैनिक और सिविल पायनियर ही देश की आजादी की रक्षा कर सकेंगे। डॉक्टर अंबेडकर सूरत से वापस बंबई आए। वहां रामचंद्र भट्ट हाई स्कूल में मराठा और अन्य जाति धर्म के लोगों द्वारा डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान किया गया। इस स्वागत समारोह में उन्होंने कहा, बंबई और मद्रास प्रांत में लगभग 20 साल तक गैर ब्राह्मण पार्टियों की सरकारें रही, लेकिन वे नाकामयाब रही क्योंकि उन्होंने अपने चहेतों को सरकारी नौकरियों में घुसाने के सिवा कुछ नहीं किया। साधारण जनता, मजदूर, किसान वर्ग के समर्थन से जीती सरकारों ने इन वर्गों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। विडंबना तो यह है कि जिन लोगों को उनके प्रयासों से नौकरियां मिली, वे भी सुविधाओं की चकाचौंध में अपने दुखी समाज को भूल गए, जबकि किसान, मजदूर व समान लोग उन्हें सहयोग देते थे। यही नहीं, दूसरों की तरह घमंडी भी हो गए। पश्चिमी देशों में लोकतंत्र इसलिए असफल रहा क्योंकि वह परंपरावादी, रूढ़वादी लोगों के हाथों में था। यदि भारत में अल्पसंख्यक ब्राह्मणों के हाथों में सत्ता आई तो देखना, इस देश की दशा भी वैसे ही होगी। उन्होंने आगे बताया कि किसी राजनीतिक पार्टी की सफलता के लिए 3 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली बात यह है कि उस पार्टी के नेता दूसरी पार्टियों के नेताओं के बराबर महानता के स्तर के हों, ताकि विरोधी नेता के आगे कमजोर न पड़ जाए। दूसरी बात यह है कि वह अनुशासित संगठन को, तथा तीसरी बात यह है कि उस पार्टी के सरल व स्पष्ट कार्यक्रम हो। यदि भारत में लोकतंत्र को सफल बनाना है तो उसे रूढ़वादी लोगों के हाथों से बचाना जरूरी है। 18-19 जुलाई को ऑल इंडिया डिफेंस क्लास की ओर से नागपुर के मॉल पार्क में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। हजारों लोग शामिल हुए और गगनभेदी नारों के साथ डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान किया। इस सभा में पंजाब, बंगाल और मद्रास प्रांत के कई कार्यकर्ता और नेता भी शामिल हुए। अध्यक्षीय भाषण में एन शिवराज ने डॉक्टर अंबेडकर को वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लिए जाने की बधाई दी और कहा कि इससे जनता की सेवा का एक नया रास्ता खुल गया। कॉन्फ्रेंस से लेकर क्रिप्स योजना तक के सारी घटनाओं की चर्चा की। उन्होंने कहा कि क्रिप्स स्कीम गरीब उपेक्षित वर्ग के साथ धोखा है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान मांग के बारे में उन्होंने कहा कि जब जिन्ना मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहते थे तो देश के सिख, ईसाई, अछूत, फारसी अल्पसंख्यक सभी साथ मिलकर संघर्ष करते थे।
लेकिन जिन्ना ने मुसलमानों को अलग राष्ट्र माना है तो मजबूर होकर सभी को अलग अलग संघर्ष करना पड़ रहा है। अब यह भी हो सकता है कि हक के लिए कभी अछूतों को मुसलमानों के खिलाफ संघर्ष करना पड़े। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात पर संतोष जताया कि अछूतों में जागृति आई है, अब हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, शिक्षा में भी कुछ आगे बढ़े हैं। अछूत महिलाओं में भी जागृति और हिम्मत पैदा हुई है। तेजी से आ रही जागृति व प्रगति के लिए हम सभी को गौरव महसूस करना चाहिए। अब मुसलमानों की तरह अछूत भी राजनीति में हिंदुओं से अलग स्वतंत्र मांग है। इसलिए हमें अलग राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। गांधी जी हमारे बड़े विरोधी हैं। वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अछूत समाज को जो प्रतिनिधित्व मिला है उस पे समता, स्वतंत्रता व बंधुत्व के विचारों का विरोध करने वाले ब्राह्मणवाद की छाती पर मानो खूंटा ठोक दिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के समर्थन की घोषणा की और कहा कि यह विश्व युद्ध तानाशाही और लोकतंत्र के बीच लड़ा जा रहा है। यह तानाशाही किसी भी नैतिक आधार पर नहीं है, बल्कि वंश, रंग, भेद के अभिमान पर ही नाजीवाद मनुष्य के भविष्य के लिए एक खतरा है। दुनिया में लोकतंत्र के कारण मानव का आपस में रिश्ता जुड़ा हुआ है। इसलिए लोकतंत्र के बचाव के लिए हर तरह के प्रयासों को स्वीकार करना चाहिए। यदि लोकतंत्र खत्म हो गया तो भविष्य का भी विनाश हो जाएगा। भाषण के आखिरी में बाबा साहब ने 3 मूल मंत्रों का जो संदेश, उपदेश व आदेश दिया वह उनके संपूर्ण जीवन एक सार बनकर आज भी देश विदेश के उपेक्षित, वंचित व शोषित वर्ग की प्रेरणा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि आप शिक्षा प्राप्त करें, संगठन पैदा करो और संघर्ष करो। आप अपने पर भरोसा रखें। जब न्याय हमारे साथ है तो हम संघर्ष में जरूर सफल होंगे। इस तरह के संघर्ष से मुझे खुशी होती है। हमारी लड़ाई धन दौलत के लिए नहीं है और न ही सत्ता प्राप्त करने के लिए है। हमारी लड़ाई आजादी हासिल करने के लिए है, मानवीय अधिकार और इंसान का दर्जा प्राप्त करने के लिए यह संघर्ष है। हमारे स्वतंत्र अस्तित्व के लिए अब खतरा पैदा हो गया है। इसलिए हमें अधिक संगठित व सचेत होने की जरूरत है। हम न्याय व मानवता के लिए संघर्ष करते हैं। अपने मेरे प्रति जो सम्मान, आत्मीयता व समर्पण की भावना व्यक्त की है उसके बदले में मैं आपसे आश्वासन चाहता हूँ कि आप समर्पण निष्ठा के साथ संगठित होंगे, संघर्ष करेंगे और जब तक अपने अधिकारों को प्राप्त न कर ले पीछे नहीं हटेंगे। हमारे संघर्ष का उद्देश्य स्वतंत्रता है। मेरा आपका एक ही उपदेश है, एक ही आदेश है कि पढ़ो, संगठित हो जाओ, प्रचारक बनो, आत्मविश्वासी और आशावादी बनो। अछूतों की मांगों को रखने के लिए राजनीतिक पार्टी की जरूरत है। इसलिए इस अवसर पर एक नए संगठन ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के गठन की भी घोषणा की, जिसके जनरल सेक्रेटरी बापू साहब राजभोग को बनाया और अछूतों के लिए स्वतंत्र गांव बसाने की तथा सेटलमेंट कमीशन की मांग की गई।
सम्मेलन के अंत में कहा कि मुझ पर यह आरोप लगाना गलत है कि मैं मिलता जुलता नहीं हूँ और किताबों में ही ज्यादा व्यस्त रहता हूँ। दरअसल मेरे मन में किसी के प्रति घृणा के भाव नहीं है और किसी का अपमान करना भी मेरे मन में नहीं है। मुझे तो बहुत कम समय में ज्यादा काम करना है। ज्यादातर हिंदू मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन कई ब्राह्मण भी मेरे अच्छे मित्र हैं। लेकिन जो सवर्ण ब्राह्मण मेरे अछूत समाज के साथ कुत्ते बिल्लियां से भी बदतर व्यवहार करते हैं, उनकी प्रगति के सारे रास्ते रोक देते हैं। उनके इस अमानवीय समाज विरोधी व्यवहार पर हमला करना जरूरी है। इसलिए ऐसी दशा में मैं मजबूर हूँ। समाज की प्रगति का आईना है महिलाओं की दशा। नागपुर में ही अमरावती की सुलोचनाबाई डोगरे की अध्यक्षता में दलित वर्ग की महिलाओं का भी एक सम्मेलन हुआ, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, महिलाओं का एक ही संगठन हो और यदि महिलाओं को अपने कर्तव्य की पूरी समझ न आए तो वे समाज सुधार का काम प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में भी महिलाओं ने महान योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि वह किसी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाते हैं कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। उन्हें अब विश्वास है कि पिछड़े वर्ग की स्त्रियां भी अब प्रगति कर रही हैं। आप साफ सुथरा रहना सीखो, बुराइयों से दूर रहो, बच्चों को पढ़ाने लिखाने तथा उनमें अच्छे नागरिक बनने की भावना पैदा करो। उनके मन में कुछ करने के लिए महत्वाकांक्षा जागृत करो। उनके मन में यह भावना पैदा कर दो कि वह इस संसार में महान बनने के लिए आए हैं। उनके मन में छोटे बनने के सभी विचार दूर करो। बच्चों के विवाह करने में जल्दबाजी मत करो। शादी एक जिम्मेदारी है, इसलिए बच्चे जब तक विवाह के बाद की पारिवारिक जिम्मेदारियों निभाने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो जाए, तब तक शादी मत करो। विवाह करने वालों को यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि ज्यादा बच्चे पैदा करना पाप है। हर माँ बाप का यह फर्ज होना चाहिए कि उन्हें जो सुख सुविधाएं अपने माता पिता से मिली है, उससे ज्यादा अपनी संतानों को दे। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हर माँ अपनी बेटी को शादी के बाद पति व उसके परिवार का सहयोगी बनने की शिक्षा दे। उसे अपने पति का मित्र बनाने तथा समानता के रिश्ते के व्यवहार की शिक्षा दे, उसकी दासी नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इन बातों पर अमल करेंगे तो आप जीवन में प्रगति करेंगे और समाज में सम्मान व समृद्धि हासिल करेंगे। उस जमाने में अछूत महिलाओं का इतना विशाल सम्मेलन होना उनकी जागृत का परिचायक था। इसमें विशेष रूप से सक्रिय रही इंदिरा बाई पाटिल और कीर्तिबाई पाटिल के योगदान की प्रशंसा की गई। इस सम्मेलन में 2 प्रस्ताव भी लिए गए। पहला, एक से ज्यादा शादियों पर रोक लगाई जाए। दूसरा, महिला मजदूरों को वेतन के साथ प्रस्तुति छुट्टियों की सुविधाएं दी जाए। उसी दिन नागपुर में पंजाब के गोपाल सिंह खालसा की अध्यक्षता में समता सैनिक दल का भी विशाल सम्मेलन हुआ, जिसमें बाबा साहब ने कहा कि वह अहिंसा के सिद्धांतों को बहुत चाहते हैं, लेकिन इसके साथ वह हिंसा के दबाव में भी जीना भी नहीं चाहते। उन्होंने सैनिकों को आह्वान किया कि गुलामी, बेबसी व दीनहीन का जीवन न जिए।
उन्होंने महान संत तुकाराम की बाणी का हवाला देते हुए कहा कि दुष्टों का नाश और सज्जनों का तारण यानी पालन भी एक प्रकार की अहिंसा ही है। सभी प्राणियों के प्रति करुणा व दया करना अहिंसा का ऊंचा सिद्धांत है। साथ ही दुष्टों का विनाश करना भी अहिंसा का एक भाग है। इसके बिना अहिंसा का कोई अर्थ नहीं होगा, सिर्फ मन बहलाने व पराये को उपदेश देने की तरह हो जाएगा। सत्य व शील का पालन करना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। हालांकि बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म को अंगीकार किया, लेकिन व्यवहार में वह बहुत पहले से ही बुद्ध के अनुयायी बन चुके थे। इसलिए हर सभा में वह बुद्ध की शिक्षाओं का हवाला देते हुए अछूतों को अपने दीपक स्वयं बनने का आह्वान करते थे। अपने कल्याण के लिए खुद को ही आगे आने के लिए प्रेरित करते थे। नागपुर प्रवास के दौरान लाला जयनारायण ने डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में एक छोटा समारोह रखा। इसी दौरान दिल्ली से वायसराय का संदेश लेकर एक अधिकारी नागपुर पहुंचा। इस संदेश की पालना में 20 जुलाई 1942 को वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मिनिस्टर के रूप में तार द्वारा ही विभाग का कार्यभार ग्रहण किया। जब उस अधिकारी ने स्टेशन के अंदर व बाहर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सम्मेलन का पता पूछा तो सवर्ण हिंदुओं ने जानते हुए भी मना कर दिया। सवर्णों के इस व्यवहार से उस अधिकारी को बहुत दुख हुआ। दरअसल उस समय डॉक्टर अंबेडकर के प्रति सवर्ण हिंदुओं में घृणा के भाव कूट कूट कर भरे हुए थे। नागपुर से बंबई आने पर दलित समाज की महिलाओं ने आचार्य दोदे की अध्यक्षता में डॉक्टर अंबेडकर सम्मान में एक सभा की। उन्होंने शिक्षित युवतियों की सलाह दी कि वे पढ़ लिख कर सवर्ण युवकों से शादी नहीं करें। सभा में उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि दलित वर्ग की महिलाओं में जागृति आई है। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया और अंबेडकर। सेकेंड वर्ल्ड वार का घमासान अभी भी चल रहा था। ब्रिटेन और मुश्किल में था। इधर भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के लिए प्रस्ताव पास किया, जिसमें भारत से ब्रिटिश सरकार के तुरंत हटने पर जोर था। दिल्ली प्रस्थान करने से पहले 27 जुलाई 1942 को टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, गांधी जी का करो या मरो का आदेश गैर जिम्मेदाराना और मूर्खतापूर्ण है। यह कांग्रेस की गिरती हुई साख को संभालने की कोशिश मात्र है। इधर विश्व युद्ध चल रहा है। बर्बर लोग भारत पर कब्जा करने के नियत से भारत की सीमा के नजदीक तक आ चुके हैं। ऐसी विकट स्थिति में देश में कानून व्यवस्था को कमजोर करना पागलपन है और यदि विश्व युद्ध में लोकतंत्र की जीत हुई तो भारत की आजादी में कोई रुकावट नहीं डाल सकेगा। इसलिए भारत द्वारा युद्ध में भाग लेने का विरोध करना भारत के साथ देशद्रोह की तरह है। बाबा साहब ने सभी देशभक्त वासियों को अनुरोध किया कि वे अपनी पूरी शक्ति व साधनों के साथ कांग्रेस के असहयोग आंदोलन का विरोध करें। आंदोलन के लिए गांधी जी ने आदेश दिया
कि अहिंसा के साथ कांग्रेसी तेजी व उग्र रूप से आंदोलन करें, जिसमें यातायात ठप करना, हड़तालें करना, तार काटना, रेल पटरियां उखाड़ना, छोटे पुल उड़ाना जैसी कार्रवाई पर कोई आपत्ति नहीं जताई। जवाहरलाल नेहरू ने भी आंदोलन के बारे में कहा कि जुल्म के खिलाफ अपने जीवन को खतरे में डालकर आंदोलन तेज करना, जिसमें सरकारी भवनों, न्यायालयों, पुलिस थानों पर कब्जा करना आदि शामिल है। 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लेने के व्यवहार को देखते हुए कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने गांधी जी से पहले ही यह वचन ले लिया कि हिंसा के भड़क जाने की दशा में भी वह आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। गांधी जी के इस आंदोलन का विरोध सिर्फ अम्बेडकर ने ही नहीं किया, बल्कि मुस्लिम लीग भी खिलाफ में थी। हिंदू महासभा के अध्यक्ष सावरकर ने कहा कि संघर्ष शुरू करने से पहले कांग्रेस यदि भारत की एकता व अखंडता को बनाए रखने का आश्वासन दे तो वह कांग्रेस के आंदोलन का समर्थन जरूर करेंगे। आखिर 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने बहुचर्चित भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर ही दिया। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई, जिसमें यह प्रस्ताव पास किया कि ऐसे विकट दौर में कांग्रेस का यह आंदोलन देश में अराजकता पैदा कर मुश्किल हालात में डालने वाला है, मानवीय स्वतंत्रता के लिए चल रहे प्रयासों को पागलपन से तोड़ देने वाला है, जो देश के लिए चुनौती है। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे जनता में गुस्सा फैल गया और देश के कई प्रांतों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हिंसक कार्रवाइयां शुरू हो गई। जगह जगह तोड़फोड़ की कार्रवाई होने लगी। सरकार ने उग्र व हिंसक आंदोलन को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए, जिससे देश भर में हाहाकार मच गया। देश में कुछ सप्ताह अव्यवस्था के हालात बने रहे। आखिर सरकार ने पूरी ताकत का प्रयोग कर आंदोलन को दबा दिया। इस आंदोलन से मुस्लिम दूर ही रहे। हिंदू महासभा के समर्थक भी तटस्थ रहे और आंदोलन में भाग नहीं लिया। डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी अछूत समाज के लोगों ने भी आंदोलन में भाग नहीं लिया। इस प्रकार गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया आंदोलन एक बार फिर नाकाम रहा। दरअसल बाबा साहब का सपना कांग्रेस व गांधी के सपनों से बिल्कुल अलग था। 23 अगस्त को दिल्ली में दलित वर्ग हितकारिणी मंडल ने समारोह आयोजित कर डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान किया। भाषण में बाबा साहब ने निडरता से कहा, मुझे सत्ता का कोई मोह नहीं है, यहाँ से इस्तीफा देकर बंबई वापस लौट जाऊंगा। बाबा साहब को जान से मारने की धमकियां। इस समय बाबा साहब केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण मंत्री पद पर आसीन थे। सारी सुविधाएं आसपास थी, लेकिन उनका व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन बहुत मुश्किल में था। आए दिन होने वाली धार्मिक, सामाजिक और अब राजनीतिक घटनाओं के कारण इन क्षेत्र के कट्टरपंथी, रूढ़वादी व राजनीतिक विरोधी डॉक्टर अंबेडकर के जानी दुश्मन बन गए थे। वैसे उन्हें जान से मारने की धमकियां तो शुरू से ही मिलती रहती थी, लेकिन इस समय उनके परिवार पर संकट के बादल घने हो गए थे। जीवन संगिनी रमाबाई का साथ छूट गया था। डॉक्टर अंबेडकर दिल्ली में अकेले ही रहते थे। बेटा यशवंत और दिवंगत बड़े भाई बालाराम का बेटा बंबई में साथ रहते थे।
बाबा साहब के विरोधियों द्वारा उनके बेटे व भतीजा पर हमला करने की चिंता हर समय रहती थी। वे दोनों वहां सुरक्षित नहीं थे। बाबा साहब बार बार फोन व पत्र द्वारा उनके हालचाल पूछते और सचेत रहने के लिए कहते थे। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के बाद से कई जगह से बाबा साहब को मार डालने की धमकियां दी जाने लगी। 4 सितंबर 1942 को डॉक्टर अंबेडकर ने अपने मित्र एम बी समर्थ को एक चिट्ठी में लिखा, मुझे अपने बंबई के मित्र बहुत याद आते हैं। यहाँ दिल्ली में मेरा कोई मित्र नहीं है और न ही किसी के मेरा मित्र बनने की संभावना है। मेरा स्वभाव व राजनीति दोनों इसके अनुकूल नहीं है। मेरा विभाग बहुत बड़ा है और मुझे व्यस्त रहने के लिए काफी है। पत्र में आगे लिखते हैं, मुझे ऐसे पत्र मिल रहे हैं जिसमें मेरी हत्या करने की धमकियां दी गई हैं। मैं अपने सेक्रेटरी को बता रहा था कि कानून के तहत जब हम किसी को फांसी पर चढ़ाते हैं तो उसको जुर्माने का दंड नहीं दिया जाता है, लेकिन ये हत्यारे मेरा जीवन लेने के साथ बिना टिकट लगाए पत्र भेजकर मेरे पर जुर्माना क्यों करते हैं। इस प्रकार बाबा साहब की जान को हर वक्त खतरा रहता था। महज सत्याग्रह से लेकर अब तक अपनी जान को जोखिम में डालकर ही वह मानवता की सेवा कर रहे थे। आज उनकी बदौलत सुख भोग रहे लोगों को उनकी असहनीय पीड़ा का एहसास होना चाहिए। 13 नवंबर 1942 के दिन लेबर मिनिस्टर के रूप में डॉक्टर अंबेडकर के एक वार्ता भारतीय मजदूर और विश्व युद्ध ऑल इंडिया रेडियो बंबई से प्रसारित हुई। अपने भाषण में उन्होंने कहा, यह युद्ध संसार के विभिन्न देशों की सीमाओं का निर्धारण या बंटवारे के लिए नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी क्रांति है जो इंसान इंसान के बीच और राष्ट्र राष्ट्र के बीच सह जीवन का रिश्ता कैसे कायम हो, इसके लिए परिवर्तन लाने के लिए हो रहा है। यह सामाजिक पुनर्रचना की मांग है, वह सरकार के नवनिर्माण के लिए है। इसलिए मजदूरों को नाजियों के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए लड़ना चाहिए। यदि नाजी जीत गए तो आजादी का गला घोट देंगे। युद्ध में जीत के बाद स्वतंत्रता और नए समाज के निर्माण की प्राप्ति होगी, लोकतंत्र स्थापित होगा। 14 अप्रैल 1942 का दिन नजदीक आ रहा था। यह दिन दलितों के मसीहा बाबा साहब का जन्म दिन था। सभी लोग अपने गौरव का 50वां जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहते थे। इस बार इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी व बंबई प्रांत के 50 अन्य संगठनों ने रजत जयंती मनाने का फैसला किया। डॉक्टर अंबेडकर दलितों के बेताज बादशाह थे। उनका जन्मदिन दलितों के लिए आनंद और उल्लास का एक पवित्र उत्सव होता था। महाराष्ट्र के प्रगतिशील सवर्ण शिक्षित हिंदू का एक वर्ग भी डॉक्टर अंबेडकर का प्रशंसक रहा है और आज भी है। जन्मदिन के अवसर पर होने वाले सभाओं में सवर्ण हिंदू भी वक्ता तथा श्रोता के रूप में शामिल होते थे। मानवता के मसीहा के 50वें जन्मदिन का जश्न 12 अप्रैल को बंबई और उपनगरों से शुरू हुआ। वह पूरे देश में 9 दिन तक मनाया, जिसमें सैकड़ों संस्थाओं ने अपने अपने स्तर पर गोष्ठियां, सभाएं, जुलूस व सांस्कृतिक
कार्यक्रम आयोजित किए। डॉक्टर अंबेडकर की निस्वार्थ सेवा व समाज व देश के लिए किए जा रहे सराहनीय योगदान की प्रशंसा की गई। उनके व्यक्तित्व व कृतित्व के गुणगान किए गए। पुणे में एक विशाल जुलूस निकालकर खुशियां बांटे गए। वहां शनिवार वाड़ा में एक बड़ी सभा में एमसी राजा राजभोज के भाषण हुए। अध्यक्षता प्रोफेसर भाटे ने की। सभा में सभी ने बाबा साहब के योगदान का आभार जताया तथा उनके सुखमय व दीर्घायु जीवन की कामना की। पुणे नगर पालिका के हाल के आयोजित सभा में पालिकाध्यक्ष गणपतराव बलवाड़े ने अध्यक्षता की। सभा में डॉक्टर मोहल्ले पोप लाल शाह चौहान, राजा राम भोले आदि कई वक्ताओं ने बाबा साहब के नेतृत्व, प्रतिभा, त्याग व साहस की सराहना की। सभी ने अपने दिलों के उद्गार व्यक्त किए। जिला लोकल बोर्ड में भी संपन्न हुई। जिला मंडल के अध्यक्ष आवटी ने डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर का विमोचन कर अपने भाषण में कहा, डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगाने में जिला मंडल को गर्व हो रहा है। डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के ही नहीं, भारत के श्रेष्ठ नेताओं में से एक है। उन्होंने अपने त्याग से देश की जनता के दिलों में एक सम्मानजनक स्थान बनाया है। अप्रैल में ही बंबई के पास कल्याण में रूही दास युवक सुधारक संघ की महिला शाखा की सभा में बाबा साहब ने आह्वान किया कि अछूत समाज अपने उद्धार के ध्येय से निर्वाचित न हुए। समाज व देश के लिए योगदान की चारों ओर सराहना। जन्मदिन समारोह का मुख्य कार्यक्रम 19 अप्रैल को बंबई की चौपाटी में डॉक्टर एम.आर. जयकर की अध्यक्षता में हुआ। बंबई शहर के हर कोने से भीम के दीवानों की टोलियां गाते नाचते गाजे बाजे के साथ चौपाटी में पहुंची। अपने स्वागत भाषण में षड्यंत्री समारोह समिति के अध्यक्ष आचार्य दोदे ने अपने भाषण में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर भारत के महान पुरुष हैं। उन्होंने दबे कुचले वर्ग की निस्वार्थ महान सेवा की है। डॉक्टर जयकर ने अपने उद्गार में कहा कि बाबा साहब ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस ने उपेक्षितों की आवाज उठाने तथा पुणे पैक्ट के समय शांति व धैर्य का जो परिचय दिया वह बेमिसाल व प्रशंसनीय है। इस अवसर पर एन.एम. जोशी ने कहा कि मेरा एक समय का विद्यार्थी इतनी महान योग्यता प्राप्त कर सका, यह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर बहुत होशियार व निर्भीक छात्र थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जब चौथी कक्षा में पढ़ते थे तब मैं उनका गुरु था। यह मेरे लिए गर्व की बात है। समारोह में बंबई के शेरीफ एम.आर.ए. बेग ने बाबा साहब को एक महान नेता बताया। इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर को 580 रुपए की थैली भेंट की गई। 21 अप्रैल 1942 को महाराष्ट्र के सभी बड़े अखबारों ने अपने संपादकीय लेखों में डॉक्टर अंबेडकर की सेवा व विद्वत्ता की सराहना की। टाइम्स ऑफ इंडिया बंबई ने लिखा, आर्थिक और राजनीतिक ताकत के बिना अछूतों के सामाजिक क्षमता हासिल होना मुश्किल होगा।
और डॉक्टर अंबेडकर इस सच्चाई को अच्छी तरह जानते हुए सही दिशा में चल रहे हैं। छुआछूत व जात पात के खात्मे से हिंदू समाज मजबूत होगा, भारतीय समाज तेजी से प्रगति करेगा। इसलिए अछूतों के कल्याण के लिए डॉक्टर अंबेडकर जो प्रयास कर रहे हैं उन्हें प्रचंड समर्थन मिलना बहुत जरूरी है। बॉम्बे कार्लिकल ने लिखा कि अंबेडकर दलितों की दशा सुधारने के लिए महान सेवा कर रहे हैं। यह भी लिखा कि दलितों के साथ अमानवीय व्यवहार से आठों प्रहर चिंता करने वाले डॉक्टर अंबेडकर को दलितों के प्रति जितनी अपनत्व व प्यार है, उतना ही दलितों का शोषण व छल कपट करने वालों के प्रति मन में आक्रोश है। नागपुर के महाराष्ट्र नामक अखबार ने कहा, अपनी निस्वार्थ सेवा त्याग व बुद्धिमानी से जो थोड़े महाराष्ट्रीय नेता भारत को राजनीतिक क्षेत्र में चमके हैं, उनमें डॉक्टर अंबेडकर सबसे आगे हीरे की तरह चमक रहे हैं। दलित समाज में जो थोड़ी जागृत व प्रगति हुई है, स्वतंत्र राजनीतिक दर्जा मिला है, वह सब उनके ही प्रयासों का परिणाम है। पुणे के अखबार ज्ञान प्रकाश ने लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन भारतीय लोगों के लिए एक महान आदर्श है। उन्होंने अपने स्वार्थ व सफलता के लिए कभी भी समाज व राष्ट्र को कभी धोखा नहीं दिया और सरकार के सामने जनता के बीच हर मुद्दे पर निर्भीकता से विचार रखे। पुणे के ही मराठी दैनिक अखबार काल ने लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र के प्रतिनिधि नेता हैं। अन्य महाराष्ट्रीय नेताओं की तरह उनमें न केवल कर्तव्यपरायणता व बुद्धिमत्ता है, बल्कि त्याग, विद्वता और सच्चाई भी है। बम्बई के प्रभात मराठी दैनिक ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर आधुनिक भारत के क्रांतिकारी युग पुरुष हैं। दलितों के उत्थान के लिए उनके द्वारा किए कार्यों की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। ऐसा कार्य तो आज तक अन्य किसी ने नहीं किया। मानवतावादी विराट व्यक्तित्व के प्रति आदर व सम्मान। जन्मदिन की बधाई व आगे सफल जीवन की कामना करते हुए सावरकर ने संदेश प्रकाशित किया। उन्होंने लिखा, डॉक्टर अंबेडकर का व्यक्तित्व, उनकी विद्वता, संगठन चतुरता, कुशल नेतृत्व का गुण आदि कई सद्गुणों के मिलन से वह आज देश के एक महान आधार स्तंभ बन गए हैं। अछूतों में आत्मविश्वास व स्वाभिमान जगाने व उद्धार की चेतना पैदा करने में जो सफलता प्राप्त है, वह भारत की अमूल सेवा की है। उनका कार्य चिरस्थायी, दूरदर्शी, स्वदेशाभिमानी व मानवतावादी है। डॉक्टर अंबेडकर जैसे विराट व्यक्तित्व व उनके कार्य के प्रति आदर व सम्मान प्रकट करते हुए उनके दीर्घायु होने व सफलता की कामना करता हूँ। बम्बई प्रांतीय हिंदू सभा ने विशेष प्रस्ताव पारित करके डॉक्टर अंबेडकर का अभिनंदन किया गया। बॉम्बे सेंटिनल अखबार के संपादक हरमन ने लिखा, डॉक्टर अंबेडकर अपनी महान योग्यता, बुद्धिमत्ता, देश सेवा और दलितों के उत्थान के लिए की सेवा के कारण ही देश के उच्च कोटि के नेतृत्व पद पर आसीन हुए हैं। उनका कार्य विश्व के जो लोग मानवीय हकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं,
आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए और खास तौर से भारत के लोगों के लिए सामान्य व प्रेरणादायक होगा। बाबा साहब की गोल्डन जयंती समारोह की आखिरी सभा परेल बम्बई के कामगार मैदान में हुई। अध्यक्षता एम.बी. दोदे ने की। विशाल जनसमूह को बाबा साहब ने विनम्रता से अनुरोध किया कि अब उनका जन्मदिन मनाना बंद करो, क्योंकि मेरा यह मानता मानना है कि जो समाज किसी मनुष्य को परमात्मा बनाकर जय घोष करता है, वह समाज विनाश के मार्ग पर चलने लग जाता है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अप्रकृतित शक्ति नहीं बल्कि अपने अच्छे बुरे प्रयासों से ही आगे बढ़ता है या गिरता है। नेता योग हो तो उनके प्रति आदर प्रकट करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मनुष्य को परमात्मा बनाकर पूजना विनाश का मार्ग है। इसमें नेता के साथ उनके अनुयायियों का भी पतन होता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मेरा जन्मदिन मनाने की प्रथा बंद कर दी जाए। उन्होंने आगे कहा कि अछूतों की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक दशा में कुछ सुधार तो अवश्य हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हिंदू समाज में उन्हें अभी तक बराबरी का दर्जा नहीं मिला, इसलिए दलितों का संघर्ष जारी रहेगा। महड़ व नासिक के आंदोलन सामाजिक बराबरी व स्वाभिमान के लिए किए गए संघर्ष थे। अपने ओजस्वी भाषण में बाबा साहब ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अछूत समाज हर ऐसी योजना का कड़ा विरोध करेंगे जिसमें उनके मानवीय अधिकारों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ में उन्होंने हिंदू समाज को भी आगाह किया, यदि अछूतों को बराबरी का हक देने को तैयार हैं तो अछूत उनके हर संघर्ष का साथ देगा। वायसराय के काउंसिलिंग में बाबा साहब को श्रम मंत्री का सम्मान। वर्ष 1942 में जून के तीसरे सप्ताह में यह अखबार मिली कि भारत के वायसराय ने अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। काउंसिल में सर सी.पी. रामास्वामी अय्यर, सर मोहम्मद उस्मान, डॉक्टर अंबेडकर, सर जे.पी. श्रीवास्तव और सरदार जोगिंदर सिंह को शामिल किया गया। 2 जुलाई 1942 को वायसराय हिंद ने इन नीतियों की घोषणा की और काउंसिल में 5 यूरोपीय व 14 भारतीय मंत्री हो गए। 2 जुलाई 1942 को डॉक्टर अंबेडकर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य नियुक्त कर लेबर डिपार्टमेंट सौंपा गया। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जिससे विशेष रूप से दलित समाज में उत्साह व उल्लास का वातावरण पैदा हुआ। डॉक्टर अंबेडकर को देश का शासन चलाने वाले मुख्य एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मिनिस्टर बनाना एक अभूतपूर्व घटना थी। भारत के इतिहास में अछूत समाज के 2 जुलाई 1942 को डॉक्टर अंबेडकर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य नियुक्त कर लेबर डिपार्टमेंट सौंपा गया। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जिससे विशेष रूप से दलित समाज में उत्साह व उल्लास का वातावरण पैदा हुआ। डॉक्टर अंबेडकर को देश का शासन चलाने वाले मुख्य एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मिनिस्टर बनाना एक अभूतपूर्व घटना थी। भारत के इतिहास में अछूत समाज के किसी भी व्यक्ति को देश की राज सत्ता में इतना बड़ा अधिकार पद इससे पहले कभी भी नहीं मिला था। भारत के इतिहास में शूद्रों के राजा होने के
तो कई उदाहरण हैं, लेकिन मंत्री पद के उदाहरण नहीं है। मौर्य व नंद वंश भी शूद्र ही थे, लेकिन सभी के मंत्री ब्राह्मण ही होते थे। भारत के इतिहास में केवल अलाउद्दीन खिलजी का मंत्री खुसरो एक ऐसा उदाहरण है जो शूद्र था और इस्लाम ग्रहण कर मुसलमान बन चुका था। डॉक्टर अंबेडकर के मेहनतकश वर्ग मजदूरों, किसानों की समस्याओं के प्रति विशेष रुचि व उनके लिए कुछ करने की शुरू से ही लगन के कारण श्रम विभाग दिया गया। उन्हें लेबर पीडब्ल्यूडी और माइंस डिपार्टमेंट्स दिए गए। वायसराय के काउंसिल के मंत्री पद पर नियुक्त किए जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर पहले लोक नेता थे। इस पद पर वे किसी अन्य भारतीय व्यक्ति की तुलना में अधिक योग्य थे। उन्हें दुनिया के मजदूर आंदोलन, मजदूरों की समस्याओं और इनके कल्याण के संबंध में देश विदेश के कानून कायदों का पूरा ज्ञान था। सबसे विशेष बात यह कि देश का शासन चलाने वाले मुख्य काउंसिल में नियुक्त किए जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो एक सामाजिक विद्रोही थे। साथ में उन्होंने समय समय पर ब्रिटिश सरकार के शोषण के खिलाफ आवाज भी उठाई थी। मजदूरों की दयनीय दशा में सुधार का वादा। डॉक्टर अंबेडकर के नियुक्ति उनकी योग्यता, क्षमता, ज्ञान व अनुभव के विराट स्वरूप को देखते हुए हुई थी। यह पद उनके लिए कोई बड़ा पद नहीं था, लेकिन इसके बावजूद समाज में यह फुसफुसाहट जरूर थी कि एक अछूत को इतना बड़ा पद मिला था। देश की जनता व अखबारों में भी इस नियुक्ति की खूब चर्चा हुई। कांग्रेस के समर्थक अखबारों ने अलग ढंग से आलोचना की। हमेशा स्वतंत्र विचार रखने वाले डॉक्टर अंबेडकर को सरकार ने स्वीकार किया, लेकिन उनसे यह उम्मीद भी नहीं थी कि बाबा साहब इस पद पर सिर्फ रबड़ की मुहर ही बने रहेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि देश के इतिहास में यह पहला अवसर है कि भारतीय सरकार के कार्यकारिणी समिति में एक अछूत को लिया गया है। संडे स्टैंडर्ड अखबार ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को मंत्री पद मिलना उचित ही है, क्योंकि उनका सारा जीवन गरीबों और मजदूरों के हित के लिए व्यतीत हुआ है। इस गौरवशाली नियुक्ति पर डॉक्टर अंबेडकर को देश विदेश से ढेरों बधाई संदेश मिले। बधाई भेजने वालों में वीर सावरकर, सर तेज बहादुर, सरफू लोकनायक, अन्य सर सुल्तान अहमद, महाराजा बीकानेर, बम्बई के जज चिमन्ना लाल, सितलावाड़ राय बहादुर, एमसी राजा आदि प्रमुख थे। 5 जुलाई 1942 को डॉक्टर अंबेडकर नेशनल डिफेंस काउंसिल की बैठक में भाग लेने के लिए बम्बई से दिल्ली पहुंचे। इसमें भाग लेने के बाद 11 जुलाई को बम्बई लौटे। बम्बई पहुंचने पर उनके मित्रों और शुभ चिंतकों ने 15 जुलाई को रेडियो क्लब बम्बई में एक शानदार दावत दी। उसमें आचार्य दोदे व अन्य मित्रों ने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा चलाए संघर्ष का बखान किया और उन्होंने जो कष्ट भोगे उसका मार्मिक वर्णन किया। सभी ने आशा व्यक्त की कि डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्ग को गुलामी से मुक्त कर भारतीय मजदूरों की दयनीय दशा में सुधार के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। वह अपने भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, उनका जन्म एक साधारण गरीब परिवार में हुआ, गरीबी में बड़ा हुआ, गरीबों के साथ रहा। मैं उनकी ही तरह खुली जमीन पर टाट के बिस्तर पर सोया हूँ और फटे कपड़े पहने हैं। मैंने गरीबी के दुख व कठिनाइयां देखी ही नहीं बल्कि भोगी भी है।
उन्होंने कहा कि दबे कुचले लोगों और उनके मित्रों के लिए दिल्ली में उनके मकान के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे और मंत्री पद के अधिकार मिलने के बाद भी उनके व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बम्बई पहुंचने के दूसरे दिन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और बम्बई म्यूनिसिपल लेबर यूनियन ने अपने नेता के सम्मान में एक सभा का आयोजन किया। ऐसी एक अन्य सभा आर.एम. भट्ट हाई स्कूल बम्बई में हुई, जिसमें हजारों मजदूरों ने अपने प्रिय नेता को बधाइयां दी। सभा में बाबा साहब ने कहा कि भारत के मेहनतकश मजदूर वर्ग के हित, प्रगति और उनके हकों की रक्षा के लिए जो कार्य कई वर्ष पहले शुरू किया है, उसे पीछे नहीं जाने देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सारे मजदूरों की समस्या एक है, इसलिए सवर्ण हिंदू मजदूरों को अछूत मजदूरों के प्रति अपनी सोच में बदलाव करना चाहिए और मिलकर संघर्ष करने के परिणाम अच्छे ही होते हैं। वर्ष 1941 चल रहा था और सेकेंड वर्ल्ड वार का घमासान अधिक तेज हो गया था। ब्रिटिश सरकार का सारा ध्यान युद्ध जीतने की ओर था, अतः वायसराय लॉर्ड लिनथगो ने अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कुछ भारतीय मेंबर लेने और भारतीयों की ही सलाह मशवरा से सुरक्षा सलाहकार समिति की स्थापना करने की घोषणा की। 7 अन्य सदस्यों के साथ डॉक्टर अंबेडकर को डिफेंस एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बनाया गया। कमेटी में जमनादास मेहता, सी.पी. रामास्वामी व दलित नेता एम.सी. राजा भी थे, लेकिन दलित व सिख समाज ने मांग की कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी उनके प्रतिनिधि लिए जाएं। इस अन्याय पर डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध जताया। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी में अछूत महारों की बटालियन थी और महार बहादुरी के लिए प्रसिद्ध भी थे, लेकिन बाद में अछूतों का सेना में भर्ती करना बंद कर दिया। बाबा साहब लंबे समय से अछूतों की सेना में भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस बार वह फिर बम्बई के गवर्नर से अछूतों की बटालियन स्थापित करने का अनुरोध किया और गवर्नर ने सहर्ष मान भी लिया। उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने आह्वान किया कि अछूत बहादुर अपने देश की सुरक्षा और अपने हित के लिए इस अवसर का लाभ उठाकर सेना में भर्ती हुए। थोड़े ही दिनों में फिर से महार बटालियन खड़ी कर दी गई। उस समय वीर सावरकर ने वायसराय को तार भेजकर मांग की कि डॉक्टर अंबेडकर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेवें। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के मार्गदर्शन में महार बंधुओं में सैनिक, लड़ाकू व बहादुर प्रवृत्ति का फिर से उजाला होगा और उनकी शक्ति का उपयोग राष्ट्र निर्माण में होगा। उनका कहना था कि भारत एक लड़ाकू राष्ट्र बने। अछूतों की समस्याओं के संबंध में हरे गांव में हुई सभा के प्रस्तावों पर बम्बई सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, तो अगस्त 1941 में सिन्नर में वतनदार महारों की एक विशाल सभा हुई।
उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि उन्होंने सरकार से शिकायत की है कि देश पांडे व देशमुखों जैसे वतनदारों को कुप्रथा से मुक्त कराने के बाद वतन संपत्ति का लाभ लेने की इजाजत दी है, लेकिन महान वतनदारों को यह सुविधा नहीं दी गई, जो अन्याय है। यदि सरकार ने अधिक लगाए गए टैक्स को वापस नहीं लिया तो महार उस समय तक सरकार के साथ असहयोग करेंगे। वहां से बंबई आने पर डॉक्टर अंबेडकर ने गवर्नर रोजर से लंबी मुलाकात की। सिन्नर सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर के भाषण में सरकार को दी गई चेतावनी व घोषणा की खबर बंबई के अखबारों में प्रमुखता से छपी। वायसराय लॉर्ड लिथगो उन दिनों बंबई में ही थे और उन्होंने भी खबर को ध्यान से पढ़ा। उन्हें बंबई के गवर्नर को डांट पिलाई कि अछूतों की जायज मांग न मानकर अनावश्यक रूप से अछूतों को सरकार के विरोध में खड़ा कर दिया। इसका अवसर यह हुआ कि अगले ही दिनों में बंबई सरकार ने महारों पर ज्यादा टैक्स का वह आदेश वापस ले लिया और बाबा साहब की जीत हुई। इसके बाद कई सभाओं में डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों को सेना में भर्ती होने पर जोर दिया। युवकों को सेना अधिकारियों की परीक्षाओं में भाग लेकर सेना अधिकारी बनने का भी आह्वान किया। उन दिनों वह एक नई पुस्तक हिंदुओं ने हमारे साथ क्या बर्ताव किया लिखनी शुरू की। प्रकाशन के लिए एक अमेरिकी प्रकाशक से बात भी हुई। आखिर यह पुस्तक 1945 में प्रकाशित हुई। उस समय हालांकि गांधी जी बाहर थे, लेकिन कांग्रेस के अधिकतर नेता जेलों में थे। इधर मुसलमानों ने पाकिस्तान की मांग तेज कर दी। फरवरी 1942 के मध्य में बंबई में एक व्याख्यानमाला के तहत डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक फास्ट ऑन पाकिस्तान पर डॉक्टर अंबेडकर के मित्र और प्रसिद्ध शिक्षाविद आचार्य एम.बी. दोदे के आग्रह पर डॉक्टर अंबेडकर ने बहस का जवाब देते हुए कहा, जो लोग यह मानते हैं कि पाकिस्तान बनना गलत है, तो पाकिस्तान उनके लिए भविष्य में भारी संकट प्रकट होगा। जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है, वह इतिहास का निर्माण नहीं कर सकते। भारतीय फौज में से मुसलमानों की संख्या कम कर सेना को एक निष्ठ व सुरक्षित बनाना जरूरी है। अपनी मातृभूमि की सुरक्षा हम करेंगे। लोगों का यह सोचना गलत है कि पाकिस्तान हासिल करने पर मुसलमान पूरे भारत पर अपना साम्राज्य फैला देंगे और हिंदू उनके आगे घुटने टेक देंगे। मैं स्वीकार करता हूँ कि सवर्ण हिंदुओं के साथ कुछ मुद्दों पर मेरा मतभेद व झगड़ा है, लेकिन आपके सामने मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने देश की स्वतंत्रता सुरक्षित रखने के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दूंगा। राष्ट्रभावना से ओतप्रोत भाषण को सुनकर श्रोताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के जय घोष से सभा हाल गूंजा दिया। उन्हीं दिनों सर स्टेफर्ड क्रिप्स रूस की सफल यात्रा के बाद लंदन वापस आए थे और यह घोषणा की गई कि भारत की समस्या
को हल करने का काम उनको सौंपा गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी योजना तैयार कर सर क्रिप्स को पेश की। चीनी नेता चिंग काई शेक ने कहा था कि अंग्रेज भारत को तुरंत सत्ता सौंपे। इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि चीनी नेताओं ने कहा तो है, लेकिन समस्याओं का ठोस समाधान नहीं बताया। ब्रिटिश सरकार को वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद 3 साल के अंदर भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने का वचन देना चाहिए, और यदि भारत की पार्टियां युद्ध बंद होने के बाद 1 साल में सम्मति से कोई योजना पेश नहीं करेंगे और आपस में सहमत नहीं हुए, तो भारत की समस्या इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल को निर्णय के लिए सौंप दी जाए और ब्रिटेन यह घोषणा करे कि वह इस फैसले को डोमिनियन भारत के संविधान में शामिल करेगा। जिन्ना द्वारा मुसलमानों को 50% प्रतिनिधित्व की मांग पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा यह सरासर गलत मांग है, और लॉर्ड लिथगो को जिन्ना की मांग ठुकरा देने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस मांग को मानने से अस्थायी रूप से भी राष्ट्रीय सरकार नहीं बन पाएगी। ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज डूबने लगा। युद्ध का घमासान जारी था। युद्ध में जापान ने सिंगापुर हासिल कर ब्रिटिश सरकार को हरा दिया। कहा जाता था कि ब्रिटिश सरकार में कभी सूरज नहीं डूबता, लेकिन हार के कारण ब्रिटेन का सूरज डूबता जा रहा था। युद्ध में हार के कारण चीन व अमेरिका ने भी ब्रिटेन पर दबाव दिया कि वह भारत की राजनीतिक समस्या का जल्दी समाधान करे। ब्रिटेन मुश्किल में था। आखिर मार्च 1942 के तीसरे सप्ताह में विशेष रूप से भारत की समस्या के समाधान हेतु सर स्टेफर्ड क्रिप्स एक योजना के साथ भारत आए। वह कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सिख संस्था और रियासतों के प्रतिनिधियों से अलग अलग मिलकर 29 मार्च 1942 को योजना प्रस्तुत की। डॉक्टर अंबेडकर व एम.सी. राजा भी सर क्रिप्स से 30 मार्च 1942 को मिले। क्रिप्स योजना का सार यह था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के खत्म होते ही भारत में संविधान समिति बुलाई जाए तो रियासतों के सहयोग से एक नया संविधान बनाए। लेकिन स्कीम में प्रांतों को भारत यूनियन यानी संघ राज्य में शामिल होने या बाहर रहने का अधिकार दिया जाए, और अंत में संविधान समेत ब्रिटिश सरकार के साथ एक समझौता करे। क्रिप्स योजना का नाम स्वभाव निर्णय बताया गया, जिसका मतलब यह था कि प्रांतों को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार है। इसमें 2 राष्ट्र के सिद्धांत थे, लेकिन इसमें अछूतों की पूरी उपेक्षा की गई। यहाँ तक कि डॉक्टर अंबेडकर से राय मशविरा किए बिना अछूतों संबंधी सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी गई। क्रिप्स योजना के तहत दिए आश्वासनों पर गांधी जी ने कहा यह डूब रहे सरकारी अधिकोष द्वारा दिया गया अगली तारीख का चेक है। इस योजना को लगभग सभी पार्टियों ने अस्वीकार कर दिया।
सावरकर ने कहा, यह भारत के टुकड़े करने वाली योजना है। मुस्लिम लीग ने इस योजना में पाकिस्तान के पक्ष में कोई ठोस घोषणा नहीं होने के कारण अस्वीकार कर दी। कांग्रेस इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी कि इससे देश के टुकड़े हो जाएंगे। कांग्रेस के नेता तो फटाफट सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए उतावले थे। वे भारत के विभाजन की गोली तो गलतीवश गटक गए, लेकिन रक्षा विभाग भारतीय लोगों को मिलना चाहिए इस बात पर अटक गए।